हाँ जी, सो लास्ट हमने कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स को कवर अप किया था कि काउंटिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो अब कवर अप करते हैं सीक्वेंसेस के कलेक्शंस पे कुछ अगर रेस्ट्रिक्शन लगाता है तो उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले टर्म्स को रिकॉल कर लेते हैं, सीक्वेंस एंड देयर काउंटिंग। तो सीक्वेंस का मीनिंग क्या है कि एनी फंक्शन, तो सीक्वेंस होता क्या है, f which is a function defined from natural number to any set A, be any function, कोई भी रैंडम फंक्शन है जो कहां से डिफाइन है, जिसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर है और को डोमेन कोई सेट A है, देन दिस f is called sequence defined on A। तो किसी सेट पे सीक्वेंस का मतलब क्या है, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर, एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और को डोमेन वो गिवन सेट है, देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए। और यहां पे क्या होगा, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो एफ ऑफ एन होगा उसको मैं डिनोट कर सकता हूं ए एन, और वो डेफिनेटली इसका मेंबर होगा। तो बेसिकली जब हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए एन से या अल्फा एन से या बीटा एन, वो आपका नोटेशन कुछ भी हो सकता है। अब इस सीक्वेंस में A1 जो है वो क्या है, F1 है, A2 कौन है, F2 है, A3 कौन है, F3 एंड सो ऑन। तो यहां पे AN जो है इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। अब हो सकता है A1 A2 A3 सारे इक्वल हों, इक्वल होने का मतलब नहीं है कि सारी टर्म्स सेम है, वो क्या है, उसका मीनिंग है कि फर्स्ट टर्म इक्वल 1 है, मान लो सेकंड टर्म भी 1 है, तो टर्म्स का मतलब क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकंड पोजीशन है सेकंड टर्म, थर्ड पोजीशन थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं इमेजेस को किसी फंक्शन की, क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि किसी सेट पे मैं कितने सीक्वेंस बना सकता हूं। ऑब्वियसली सीक्वेंस क्या है, इट इज द फंक्शन फ्रॉम एन टू ए। तो यहां पे नंबर ऑफ सीक्वेंसेस डिफाइन ऑन अ सेट ए में कितने सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ से एक्स। यहां पे एक्स क्या होगा, इट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सम सेट x, और x सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, जिसको आप ए एन डिनोट करो या f लिखो, विच इज डिफाइंड फ्रॉम n टू a एंड f इज फंक्शन। यही डेफिनेशन है सीक्वेंस की। और n टू a फंक्शन है तो इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ x क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ a टू द पावर अलिफ नोट। n की कार्डिनलिटी अलिफ नोट होती है। नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे काउंट करते हैं उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव करा हुआ है। तो दिस इज द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। अब इसी पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मेरे पास यहां कार्डिनलिटी ऑफ x क्या गया, कार्डिनलिटी ऑफ a टू द पावर अलिफ नोट, और ये क्वांटिटी डेफिनेटली a नॉन एम्प्टी होगा। अगर कार्डिनलिटी ऑफ a 1 है तो ये नंबर 1 आएगा, और कार्डिनलिटी ऑफ a एटलीस्ट 2 है तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर अलिफ नॉट, विच इज c। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, पहला कंक्लूजन लिखा कि नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑन a, किसी भी सेट a पे, इज आइदर यूनिक और अनकाउंटेबल। किसी भी सेट पे जो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हैं वो या तो यूनिक सीक्वेंस मिलेगा, या हमेशा कितने सीक्वेंस बना सकते हैं हम, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अनकाउंटेबल number of sequences define on A। सिंपल आप डेफिनेशन से इसको डिस्कस कर सकते हैं।
ये क्लियर है? या हम ये लिख सकते हैं कि देयर नेवर एग्जिस्ट ए सच दैट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑन ए is countable but at least 2. यूनिक बना सकते हैं बट ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली 3 सीक्वेंस बना पाए, एग्जैक्टली 4 सीक्वेंस बना पाए या एग्जैक्टली अलिफ नोट सीक्वेंसेस बना पाए। हमेशा सीक्वेंस कितने बना सकते हैं? या तो सिर्फ एक सीक्वेंस बना सकते हैं, अगर एक से ज्यादा बनाएंगे तो डायरेक्टली कितने आ जाएंगे? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आ जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर है अभी तक, ठीक है। अब टर्म डिफाइन करते हैं सब सीक्वेंस। तो नेक्स्ट हो सकता है आपसे काउंटिंग पूछे कि किसी भी सीक्वेंस के कितने सब सीक्वेंस होंगे। तो पहले सब सीक्वेंस की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। तो लेट, अब मैं सीक्वेंस को नोटेशन दूंगा en, बी अ सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए, किसी भी ए सेट पे सीक्वेंस है वो डिफाइन है, ठीक है। अब देखो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स, इस सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो हमेशा कितनी आएंगी? आर ऑलवेज, इस n के लिए कितनी चॉइसेस है? n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये nth टर्म है। नंबर ऑफ टर्म इज ऑलवेज अलिफ नॉट, यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट मिलेंगी। अगेन नंबर ऑफ टर्म का ये मतलब नहीं है डिस्टिंक्ट टर्म्स आएंगी। कुछ इंफॉर्मेशन अभी गैदर कर रहा हूं यहां पे, और यहां से मैं डिफाइन करता हूं रेंज ऑफ en। ये सारे इंफॉर्मेशन अभी यूज करूंगा। रेंज ऑफ en, रेंज ऑफ en क्या है? en विद n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब मैं टर्म्स का कलेक्शन ले रहा हूं और उसको सेट बनाता हूं, सेट की डेफिनेशन क्या थी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन था। तो यहां पे an जब आएगा अब डिस्टिंक्ट आएगा। टोटल डिस्टिंक्ट टर्म्स कितनी है? काउंटेबली इनफाइनाइट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? काउंटेबली इनफाइनाइट। तो उसमें से डिस्टिंक्ट कितनी होंगी? एट मोस्ट काउंटेबल, इट कैन बी फाइनाइट। तो यहां से कंक्लूजन क्या कहते? तो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, रेंज ऑफ en, ठीक है। अब यहां से हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि फॉर एवरी सीक्वेंस en, रेंज ऑफ en is either finite or countable, या is always at most countable, always at most countable। आई थिंक क्लियर है। तो ये अभी तक रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास क्या है? a1, a2, a3 एंड सो ऑन। यहां कितनी टर्म्स है? इनफाइनाइट टर्म्स है। क्लियर? अगर मैं एक सबसेट पिक कर लूं से b, विच इज अ सबसेट ऑफ n, एंड b जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। नेचुरल नंबर का कोई भी एक सबसेट पिक करा, और कैसा सबसेट पिक करा? इनफाइनाइट सबसेट पिक करा। तो डेफिनेटली हम प्रूव कर चुके हैं कि चॉइसेस फॉर बी इज अनकाउंटेबल। एन के पास टोटल सबसेट अनकाउंटेबल थे, फाइनाइट कार्डिनलिटी के काउंटेबल थे। अगर ये चीज नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 17 को जाके देख लीजिए, उसमें सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपके पास इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के कितने सबसेट्स हैं? अनकाउंटेबल सबसेट्स हैं। अब बी एन का सबसेट है तो डेफिनेटली बी भी क्या होगा? सिमिलर टू एन ही होगा। और कौन सा सबसेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो
इम्प्लाइज मैं B के जो एलिमेंट है उनको लिख सकता हूं N1 N2 N3 एंड सो ऑन, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और यहां पे अज्यूम कर सकता हूं कि N1 लेस देन N2 लेस देन N3, N2 लेस देन N3 एंड सो ऑन, ये सारे इस ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूं। देन ये जो नंबर्स आए आपके पास N1 N2 N3, वो टर्म्स यहां से पिक कर लो। तो एक सीक्वेंस बना सकते हैं AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन। तो इसको मैं क्या नोटेशन दे सकता हूं ANK। तो दिस इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस of sequence AN. This is called a subsequence of a sequence AN. So I think terms clear है कि कोई भी सीक्वेंस पिक करेंगे, सब सीक्वेंस बनाना है तो क्या करना है, n का कोई भी रैंडम इनफाइनाइट सबसेट पिक कर लो, n का कोई भी रैंडम इनफाइनाइट सबसेट पिक कर लो, वहां से इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो जो इसमें एलिमेंट है उन पोजीशन की टर्म्स पिक कर लो, देन इट इज अ सब सीक्वेंस। अब इस बी के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, अनकाउंटेबल, और हर बी से मैं एक सब सीक्वेंस बना सकता हूं। तो यहां क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी बी विच इज अ सबसेट ऑफ एन, एंड बी जो होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस AN। हर B के लिए AN के पास एक सब सीक्वेंस मिलेगा, और B के लिए कितनी चॉइसेस हैं, अनकाउंटेबल। तो इंप्लाइज एवरी सीक्वेंस हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, एवरी सीक्वेंस से AN हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस। और इसको अगर प्रूफ करना है तो मैंने प्रोसेस बता दिया, या इसी चीज को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, लेट। अब देखो मैंने जब सब सीक्वेंस बनाया था तो क्या किया था, P पिक करा था सबसेट ऑफ N, और P को मैंने क्या लिखा, समथिंग N1 N2 N3 एंड सो ऑन, ये डिफाइन किया, और N1 लेस देन N2 लेस देन N3 एंड सो ऑन, ये डिफाइन किया। तो मैं ऐसा ना करके डिफाइन अ फंक्शन और डिफाइन अ सीक्वेंस NK फ्रॉम N to N, बेसिकली सीक्वेंस ऑन नेचुरल नंबर, सच दैट ये जो NK है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर जाए, N1 लेस देन N2 है, लेस देन N3 एंड सो ऑन। तो कोई भी एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं, और कैसा सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं, जो कोई भी एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं, और वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देन अगर मेरे पास ये B मिलेगा तो ये NK मिलेगा, और ये NK मिलेगा तो ये B मिलेगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, देन जो ANK है इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ EN। ये आप मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं सब सीक्वेंस को। तो किसी भी सीक्वेंस के पास नंबर ऑफ सब सीक्वेंस हमेशा कितने होंगे, अनकाउंटेबल, चाहे सीक्वेंस कैसा भी है और किसी भी सेट पे डिफाइन है, मैटर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो AN इक्वल टू -1 टू द पावर N है, तो इस सीक्वेंस में टर्म क्या आएंगी, -1 1 -1 1 -1 1। अब देखो इसमें सिर्फ दो ही डिस्टिंक्ट टर्म है, लेकिन मैं डिफाइन कर सकता हूं A2N, NK को क्या ले लिया 2K, इवन नेचुरल नंबर पिक कर लिए, A ऑफ 3N पिक कर सकता हूं, A ऑफ NK पिक कर सकता हूं। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं A ऑफ 3N
या a ऑफ 2 की पावर n कर सकता हूं। तो यहां पे टर्म्स कौन सी आएंगी, a2 a4 a6 एंड सो ऑन। यहां पे टर्म कौन सी आएंगी, a3 a6 a9 एंड सो ऑन, 3 के मल्टीपल। और यहां पे टर्म कौन सी आएंगी, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो a2 a4 a8 a16 एंड सो ऑन, ये टर्म्स आएंगी। यहां पे अब देखो, यहां पे टर्म्स आएंगी 1 1 1 1 1 1। यहां पे जो टर्म आएंगी, पहली टर्म -1 देन 1 फिर -1, ये आ गई। और यहां पे देखो कौन सी टर्म आ गई, 1 1 1 1 1 1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फर्स्ट और लास्ट सब सीक्वेंस सेम है। यहां ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट सीक्वेंस इज सेम, उनका बिहेवियर सेम है। फर्स्ट सीक्वेंस हमने कब कहां से बनाया, इवन पोजीशन पिक करके, और लास्ट वाला सीक्वेंस कहां से बनाया, 2 की पावर वाली पोजीशन पिक करके, सेकंड फोर्थ ये टर्म पिक करके। तो सब सीक्वेंस की डेफिनेशन किस पे डिपेंड कर रही है, टर्म्स पे डिपेंड कर रही है। और टर्म्स मेरे पास कितनी है, अलिफ नोट। अलिफ नोट में से मैं कितनी इनफाइनाइट टर्म पिक कर सकता हूं, अनकाउंटेबल। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस अनकाउंटेबल फॉर एवरी सीक्वेंस। क्लियर है। तो पहला कंसेप्ट, किसी भी सीक्वेंस किसी भी सेट पे टोटल सीक्वेंस या तो यूनिक मिलेगा या अनकाउंटेबल मिलेंगे। सेकंड, सीक्वेंस के पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा अलिफ नोट होती हैं। सीक्वेंस का रेंज एट मोस्ट काउंटेबल होता है, या तो वो फाइनाइट हो सकता है, अगर मैक्सिमम जाएगा तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फोर्थ इंफॉर्मेशन, किसी भी सीक्वेंस के पास नंबर ऑफ सब सीक्वेंस जो होंगे वो हमेशा अनकाउंटेबल होंगे। अब कुछ पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंसेस की बात करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, तो बेसिकली इवेंचुअली मीनिंग, इवेंचुअली टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो आपको टर्म्स ये पूछ सकता है, इवेंचुअली कांस्टेंट, इवेंचुअली मोनोटोनिक, इवेंचुअली बाउंडेड। ठीक है, ये सारी टर्म आपको डिफाइन कर सकता है। तो इवेंचुअली का मीनिंग क्या है, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के, कुछ फाइनाइट वैल्यूज को छोड़ के, या कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के रिमेनिंग सारी टर्म्स पे वो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। ठीक है, जैसे मैं पहले एग्जांपल लेता हूं, an एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं जिसमें पहली टर्म 1 देन 2 देन -1 देन 1 देन 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं ये टर्म छोड़ दूं, पहली दो इनको रिमूव कर दूं, तो -1 फिर इंक्रीज हुआ 1 फिर इंक्रीज हुआ 2 फिर इंक्रीज हुआ 3 फिर इंक्रीज हुआ 4। तो दिस सीक्वेंस इज इवेंचुअली मोनोटोनिक और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्लियर। लेकिन हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि इट इज मोनोटोनिक। रीजन क्या है, पहले वैल्यू इंक्रीज हुई फिर वैल्यू डिक्रीज हुई और फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो इवेंचुअली मोनोटोनिक, इवेंचुअली कांस्टेंट, इवेंचुअली जीरो, ये सारी टर्म क्या है, कुछ फाइनाइट टर्म को अगर मैं हटा दूं, रिमेनिंग टर्म के लिए अगर वो प्रॉपर्टी ट्रू है तो देन इट इज कॉल्ड इवेंचुअली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे यहां पे डिफाइन करते हैं इवेंचुअली कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। तो an बी एनी सीक्वेंस, कोई भी रैंडम सीक्वेंस है सच दैट there exists m belongs to natural number। a and b any sequence and there exists m belongs to natural number such that an is equal to alpha for all n greater than or equal to m। यानी कि किसी ना किसी mth टर्म के बाद सारी टर्म फिक्स हो जाए, किसी ना किसी mth टर्म के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो दिस सीक्वेंस इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो डेफिनेटली an कैसा सीक्वेंस होगा, an इज इक्वल टू a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा और am-1। इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन बी वेरी एनी टाइम। लेकिन उसके बाद सारी टर्म क्या आ जाएंगी, अल्फा 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 अल्फा। क्लियर। और दिस इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे मैं
ए एन पिक कर लूं, पर्टिकुलर एग्जांपल, पहली टर्म 1 2, देन उसके बाद सारी टर्म 1 1 डिफाइन कर लूं। क्लियर? तो दिस इज इवेंचुअली कांस्टेंट, और इसमें इवेंचुअली कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू क्या है 1। अब अगर मैं एक सेट बनाता हूं, इसको नाम देता हूं ई ऑफ सी, ठीक है, सच दैट ए एन विद ए एन इज इवेंचुअली कांस्टेंट। हाँ जी, ए एन इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए, किसी एक सेट ए पे डिफाइन है। अभी ए के बारे में हमें नहीं पता क्या इंफॉर्मेशन है, वो काउंटेबल भी हो सकता है, इट कैन बी अनकाउंटेबल। हमें डिसाइड करना है ये सेट कैसा बिहेवियर करेगा। इवेंचुअली कांस्टेंट, सी का मतलब कांस्टेंट ले रहा हूं, ई का मतलब इवेंचुअली, और किसी सेट ए पे डिफाइन है, तो डेफिनेटली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन आएगा सच दैट हर ए एन के लिए देयर एग्जिस्ट एन और एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीक्वेंस ई एन डिफाइन कर रहा हूं तो एक एम एन ले रहा हूं सच दैट जो सीक्वेंस है पहली टर्म A1 A2 अप टू ए एम एन -1 ये होगा, और उसके बाद कुछ अल्फा 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 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस का फॉर्म होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कहीं भी प्रूफ करवा सकता है और कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ए एन इवेंचुअली कांस्टेंट है तो एम एन टर्म तक वेरी कर सकता है, उसके बाद सारी टर्म अल्फा है। विद ए आई कहां से है, ए से, और अल्फा भी कहां से है, ए से है, और एम कोई एक फिक्स नेचुरल नंबर है। क्लियर? अब मुझे वेरीफाई करना है कि ये सेट कब काउंटेबल होगा, कब अनकाउंटेबल होगा। तो मैं इस ई ऑफ सी को लिख लेता हूं यूनियन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ई सी एन। अब ई सी एन कौन सा चीज है, ई सी एन क्या है, ई सी एन इज वो सारे सीक्वेंस, या एन नोटेशन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो इजी नोटेशन बना लेते हैं हम। तो यहां k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ई सी के, ठीक है, और ई सी के का मतलब क्या है, सीक्वेंस ए एन सच दैट जो A1 A2 AK -1 ये वेरी करेगा, और उसके बाद सारी टर्म अल्फा अल्फा अल्फा, विद अल्फा बिलोंग्स टू क्या है, ए है, और के कोई फिक्स नंबर है। इस नोटेशन का मीनिंग अभी समझा रहा हूं। तो अल्फा शुड बी मेंबर ऑफ ए एंड के इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो जैसे k = 1 रखेंगे तो क्या आएगा, वो सारे सीक्वेंस जो फर्स्ट टर्म के बाद ही कांस्टेंट हो रहे हैं, या सारी टर्म कांस्टेंट है। तो बेसिकली k = 1 तो जितने भी कांस्टेंट सीक्वेंस है उनका कलेक्शन। k = 2 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म कैन बी एनीथिंग, वो वेरी कर सकता है, लेकिन उसके बाद सारी टर्म फिक्स हो जाएंगी। k = 2 रखूंगा तो सॉरी k = 3 रखूंगा तो फर्स्ट एंड सेकंड k -1 तक वेरी कर रहा है, तो k = 3 के लिए फर्स्ट एंड सेकंड टर्म वेरी करेगा, और उसके बाद सारी टर्म कांस्टेंट हो जाएंगी। क्लियर है? और इसमें क्या है, वो सारे सीक्वेंस जो किसी ना किसी kth टर्म के बाद फिक्स हो रहे हैं। यहां कौन से हैं, k मैंने यहां फिक्स कर दिया और यहां k वेरी कर रहा था, ये डिफाइन हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा, इस EC को क्या लिखा, काउंटेबल यूनियन ऑफ दिस EC। अगर सारे EC के काउंटेबल हो जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर एक भी EC अनकाउंटेबल हो गया तब भी यहां से चीजें प्रूफ हो जाएंगी। तो अब क्या है EC, उसके बारे में जान लेते हैं। EC का मीनिंग क्या है, इसमें जो सीक्वेंस आएगा पहली टर्म A1 A2 और k -1th टर्म, और उसके बाद सारी टर्म क्या है, अल्फा अल्फा अल्फा, इस टाइप के सीक्वेंस है। और यहाँ पे एक
आई जो है एंड अल्फा जो है सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एक सेट बी डिफाइन करते हैं विच इज ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए। क्यों डिफाइन कर रहा हूं वो अभी आते हैं के टाइम। और एक फंक्शन फाई डिफाइन करते हैं विच इज फ्रॉम बी टू ई सी के में, सच दैट फाई ऑफ इसका जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, A1 A2 अप टू ए के। यहां कुछ के कंपोनेंट होंगे, इनको क्या करो मैप कर दो A1 A2 A के -1 और उसके बाद सारी टर्म ए के ए के ए के ए के, ये कर सकते हैं। डेफिनेटली फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ई सी के। और अगर ये टर्म्स A1 A2 A के चेंज करूंगा तो डेफिनेटली इमेज चेंज होगी, तो इंप्लाइज फाई शुड बी 1 1। और हर सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में यहां से कोई भी मेंबर पिक कर लो, पहली k-1 पोजीशन यहां पे पुट कर दो और उसके बाद जो अल्फा है वो यहां पुट कर दो, तो हर एलिमेंट का प्री इमेज है, तो एंड ऑन टू, तो इंप्लाइज बी जो है वो सिमिलर टू ई सी के आ गया। और अगर बी ई सी के सिमिलर है तो अब क्या इंफॉर्मेशन है, अब यहां से इंफॉर्मेशन लिखते हैं बी इज सिमिलर टू ई सी के। और ए क्या है आपके पास, बी क्या है, ए को के टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आप देखो इफ ए इज काउंटेबल, ए इज काउंटेबल तो इंप्लाइज बी जो होगा वो काउंटेबल होगा। क्यों काउंटेबल होगा, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इंप्लाइज ई सी के काउंटेबल फॉर एवरी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इंप्लाइज जो ई सी बनाया था मैंने दैट इज यूनियन के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ई सी के, इट इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये प्रूफ हो गया। तो अगर आपके इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस हैं किसी एक काउंटेबल सेट पे, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस हैं जो किसी एक काउंटेबल सेट पे डिफाइन है, तो दे मस्ट बी काउंटेबल। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसी का पर्टिकुलर केस, इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस। तो EZ डिफाइन करता हूं। EZ का मतलब क्या है, इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस, यानी कि कोई एक सीक्वेंस EN सच दैट देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विद AN इज 0 फॉर ऑल N ग्रेटर देन और इक्वल टू M। तो वो सारे सीक्वेंस जो कुछ फाइनाइट टर्म के बाद जीरो हो जाए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, EZ इज इक्वल टू, इसमें सीक्वेंस क्या आएंगे A1 A2 अप टू AM-1 और उसके बाद सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, इस टाइप की टर्म आएंगी। और AI क्या होगा, बिलोंग्स टू सम सेट A होगा एंड फॉर सम M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही होगा। तो दिस इज इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस। इवेंचुअली कांस्टेंट में क्या था, यहां अल्फा 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 आ गया था, अब अल्फा को जीरो पुट कर दिया, तो डेफिनेटली जो EZ है वो कंटेन्ड हो जाएगा E ऑफ C में फॉर एवरी सेट A। नाउ A काउंटेबल है तो मैं प्रूव कर चुका हूं कि E ऑफ C काउंटेबल इंप्लाइज लार्जर सेट काउंटेबल है तो स्मॉलर सेट E ऑफ Z इज काउंटेबल। क्लियर। तो अगर सेट काउंटेबल है तो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस का कलेक्शन वो भी काउंटेबल होगा और इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस का भी कलेक्शन काउंटेबल होगा। और ऑब्वियसली A अगर अनकाउंटेबल है तो इस A1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं, तो EZ अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो EZ अनकाउंटेबल इंप्लाइज
ई जेड अगर अनकाउंटेबल है तो ई ऑफ सी उसका सुपर सेट है, इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। तो किसी भी सेट पे इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस की बात कर लो, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस की बात कर लो, वो सीक्वेंस इवेंचुअली जीरो बात करें या इवेंचुअली कांस्टेंट की बात करें, वो काउंटेबल होंगे अगर आपका सेट काउंटेबल है, और वो अनकाउंटेबल होंगे अगर आपका सेट अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसी टाइप से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करता हूं ईसी के ई जीरो के बारे में। EZ जो डिफाइन करा वो हमने क्या डिफाइन करा है, A1 A2 एंड सो ऑन AM -1 एंड देन उसके बाद सारी टर्म हमने कर दी जीरो। ठीक है, और AI कहां से बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम A, एंड ये ट्रू है फॉर सम M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस का कलेक्शन है। ठीक है, और उससे पहले हमने डिफाइन करा था A ऑफ X, पॉलिनोमियल का स्पेस। ठीक है, पॉलिनोमियल का स्पेस कैसे डिफाइन करा था, तो उसको मैं ये लिख सकता हूं कि A1 A2X प्लस कितने टर्म्स हैं यहां से, M-1 टर्म है, तो इसको मैं लिख सकता हूं AM-1। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं, इसको इसमें चेंज कर देता हूं। इसमें चेंज करके क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इवेंचुअली जीरो है तो इसको मैं A0 से स्टार्ट कर देता हूं, A1 अप टू क्या लिख देता हूं AN, और उसके बाद सारी टर्म क्या कर देता हूं जीरो, सेम ही रहेगा। और यहां n क्या कर देता हूं, बिलोंग्स टू n, ताकि ये पॉलिनोमियल आपको इजीली दिख जाएगा। तो यहां से A0 लिखता हूं, इसको A1X लिख सकता हूं, और लास्ट टर्म को मैं क्या फिर कर सकता हूं अब प्लस ANXN ये लिख सकता हूं, सच दैट AI यहां भी कहां से है, A से, और n कहां से आपके पास n यूनियन अब क्या आ जाएगा जीरो, और यहां पे भी जो आपका n आएगा वो बिलोंग करेगा n यूनियन जीरो, यानी कि वो सीक्वेंस जो अगर n को जीरो रखूंगा तो सारी टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए, n को 1 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म के बाद सारी टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए। सेम चीज यहां पे, तो डेफिनेटली मैं एक फंक्शन फाई डिफाइन कर सकता हूं जो कहां से डिफाइन होगा, EZ से A ऑफ X पे, सच दैट फाई ऑफ जो AN है, ठीक है, AN इक्वल टू यहां पे क्या है A0 A1 अप टू AN, और उसके बाद सारी टर्म क्या है जीरो। इस सीक्वेंस को कहां पे मैप कर रहा हूं मैं, A0 प्लस A1X अप टू कहां पे लेके जा रहा हूं ANX की पावर n, और ये एक पॉलिनोमियल है जो AX का मेंबर है। अब देखो सीक्वेंस चेंज करूंगा तो कोई ना कोई एक टर्म चेंज करूंगा, अगर कोई एक टर्म चेंज करूंगा तो किस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कोई ना कोई चेंज हो जाएंगे, तो इंप्लाइज दिस फंक्शन फाई इज 1 1, और इस हर पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में मैं ये n+1 टपल बना सकता हूं और बाकी सारे जीरो रख सकता हूं, तो इंप्लाइज फाई इज ऑन टू फंक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है, जो आपके पास E ऑफ Z है इट इज आइसोमॉर्फिक टू A, सिमिलर टू A ऑफ X। EZ जो है यानी कि इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस का जो कलेक्शन है वो AX के आइसोमॉर्फ सिमिलर है। ठीक है, अगर आगे जाके वेक्टर स्पेस में पढ़ेंगे तो दे आर आइसोमॉर्फिक स्पेस। ठीक है, वहां से हम इसके स्पेस के बारे में जान लो या इस स्पेस के बारे में जान लो, इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर है ये। और इसी टाइप से अगर मैं E ऑफ C की बात करता हूं तो E ऑफ C में क्या था मेरे पास, यहां भी मैं लिख सकता हूं A0 A1 अप टू AN-1, और उसके बाद अल्फा 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 ये लिख सकता हूं इस पे इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस, और यहां पे AI जो है वो A में से बिलोंग कर रहा है, अल्फा भी A में से बिलोंग कर रहा है, और ये ट्रू है फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस। अब देखो यहां पे भी ax जब मैं डिफाइन करूंगा तो ax को मैं रीडिफाइन कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, इट इज a नॉट a1x प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा x टू द पावर n, ये लिख सकता हूं। सच दैट अगेन ai जो है वो a से है और अल्फा बिलोंग्स टू a है, ठीक है, और n जो है यहां पे लिख सकता हूं n यूनियन 0 नॉट 1, यहां पे भी करेक्शन कर लो क्योंकि इंडेक्स 0 से ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो इट इज फॉर सम n बिलोंग्स टू n यूनियन 0 और यहां पे भी n बिलोंग्स टू n यूनियन 0। तो आपको देखते ही पता लगेगा कि दीज सेट आर सिमिलर। तो यहां पे 5 फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, वो अब ax से मान लो डिफाइन कर लेते हैं टू ec, आप किसी भी साइड से डिफाइन कर सकते हो, मैटर नहीं करेगा। ax का मेंबर क्या होगा, a नॉट प्लस a1x प्लस समथिंग an x टू द पावर n, इन जनरल ऐसी पॉलिनोमियल होंगी। अब कोफिशिएंट को कुछ भी लिख सकते हैं, इसको कहां मैप कर दो आप, a नॉट a1 अप टू an माइनस 1 और उसके बाद सारी टर्म क्या कर दो an 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 an, तो ये जो बन गया ये इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। तो ये पॉलिनोमियल यहां मैप हो रहा है। अब अगर इस पॉलिनोमियल में चेंज करूंगा, कोई भी कोफिशिएंट चेंज करूंगा तो यहां से कोई ना कोई टर्म चेंज होगी, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट पे जा रहे हैं और हर इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में ये मैं पॉलिनोमियल बना सकता हूं। तो इंप्लाइज ये जो फाई है इट इज 1 1 एंड ऑन टू, क्लियर, और 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब जो a ऑफ x है इट इज सिमिलर टू e ऑफ c। और लास्ट स्लाइड में हम प्रूफ कर चुके हैं कि e ऑफ 0 इज सिमिलर टू a ऑफ x। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से e ऑफ z इज सिमिलर टू e ऑफ c। तो ये हमें अगर प्रूफ करना है कि इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस का जो कलेक्शन है on a set A and eventually constant sequences का जो collection है on a set A, they are always a similar set। तो ये यहां से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल अबाउट द काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। थैंक यू।